नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के प्रेमियों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम केवल इतिहास के किसी पन्ने को पलटने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम उस अखंड ज्योत के दर्शन करने जा रहे हैं, जिसने अपमान की अंधेरी रात में भी हार नहीं मानी और अपनी बुद्धि के प्रकाश से न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि खंड-खंड में बंटे भारत को एकता के सूत्र में पिरोकर राष्ट्रवाद की पहली मजबूत नींव रखी। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। उनका जीवन एक साधारण कथा नहीं है। यह हर उस भारतीय के लिए एक जीवन दर्शन है, जो मानता है कि ज्ञान और संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आइए, इस महान यात्रा का आरंभ करें। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त जैसे अमर नामों से भी जानते हैं, उनका जन्म लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सोचिए, वह कैसा समय रहा होगा? भारत भूमि, जो अपनी समृद्धि के लिए विश्व विख्यात थी, वह इस समय अस्थिरता और आपसी फूट की शिकार थी। छोटे छोटे राजा अपनी संकीर्ण सोच और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में उलझे थे, और इस फूट के कारण राष्ट्र की सामूहिक शक्ति क्षीण होती जा रही थी। चाणक्य का परिवार भले ही धन संपदा में गरीब था, पर उनके पास ज्ञान का वह अक्षय भंडार था, जिसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। उनके पिता चणक ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी, पर उनकी तीव्र मेधा और जिज्ञासा उन्हें उस समय के विश्वगुरु कहे जाने वाले तक्षशिला विश्वविद्यालय तक खींच लाई। तक्षशिला, मेरे दोस्तों, केवल ईंट और पत्थरों से बनी इमारत नहीं थी। यह ज्ञान का तीर्थ था, जहां विश्व के कोने कोने से छात्र आते थे। यहाँ वेद, व्याकरण, चिकित्सा और युद्ध कला के साथ साथ अर्थशास्त्र और राजनीति का गहन अध्ययन होता था। चाणक्य ने यहाँ एक छात्र के रूप में प्रवेश किया, पर जल्द ही अपनी असाधारण प्रतिभा और तर्क शक्ति के कारण वे सर्वोच्च विद्वान माने जाने लगे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे इसी विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने न केवल छात्रों को अक्षर ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें राजधर्म का वास्तविक अर्थ समझाया कि सत्ता का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत सुख के लिए। एक शिक्षक के रूप में अपने दायित्व को निभाते हुए चाणक्य की आंखें भारत की सीमाओं पर मंडरा रहे महाविनाशकारी संकट को देख रही थीं। पश्चिम से सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेनाएं विजय का डंका पीटते हुए आगे बढ़ रही थीं। सिकंदर ने कई शक्तिशाली साम्राज्यों को धूल चटा दी थी, और अब उसकी लालची नजरें भारत की अतुलनीय संपत्ति पर टिकी थीं। चाणक्य ने देखा कि भारतीय राजा अपनी संकीर्ण सोच और लड़ाई झगड़ों में इतने व्यस्त थे कि वे इस राष्ट्रीय अपमान और विदेशी गुलामी के खतरे को भांप ही नहीं पा रहे थे। चाणक्य का हृदय इस राष्ट्रीय संकट से विचलित हो उठा। उन्होंने अपने मन में यह बात दृढ़ता से बैठा ली कि भारत को बचाने का एकमात्र तरीका एक शक्तिशाली, संगठित और एकीकृत राष्ट्र बनाना है। उन्होंने तभी अखंड भारत का संकल्प लिया। यह संकल्प केवल एक राजनीतिक सपना नहीं था, यह भारत की सभ्यता को बचाने का महासंकल्प था। इस विशाल और लगभग असंभव कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें तत्कालीन भारत के सबसे शक्तिशाली और धनी राज्य मगध की शक्ति की आवश्यकता थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध पर उस समय नंद वंश का शासन था, जिसका अंतिम राजा था धनानंद। धनानंद के पास विशाल सेना और अकूत धन था, पर वह अहंकार, क्रूरता और विलासिता में डूबा हुआ था। वह अपनी प्रजा को अत्याचारों से दबाता था और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह अंधा था। चाणक्य अपने राष्ट्रीय कर्तव्य से प्रेरित होकर धनानंद के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा को साफ साफ सिकंदर के खतरे की भयावहता समझाई और मगध की सैन्य तथा कूटनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ठोस योजना प्रस्तुत की। लेकिन अहंकार में डूबे धनानंद ने चाणक्य की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक साधारण दिखने वाले ब्राह्मण शिक्षक का भरी सभा में घोर अपमान किया। धनानंद ने उन्हें अपमानजनक और कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए दरबार से बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि एक शिक्षक को राजनीति से दूर रहना चाहिए। इतिहास में यह घटना एक साधारण अपमान नहीं थी, यह वह ज्वाला थी जिसने सबसे बड़ी राष्ट्रीय क्रांति को जन्म दिया। अपमान और क्रोध से भरी हुई आंखों के साथ चाणक्य ने भरी सभा में अपनी शिखा, जो ब्राह्मण के ज्ञान और सम्मान का प्रतीक है, खोल दी। उन्होंने गरजते हुए वह ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ली, जो युगों युगों तक आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाती रहेगी। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य आज इस राज दरबार में प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं इस अत्याचारी, अन्यायी नंद वंश को उसकी जड़ों से उखाड़ नहीं फेंकता
और जब तक मैं मगध की पवित्र भूमि पर न्याय और प्रजा कल्याण पर आधारित शासन स्थापित नहीं कर लेता, तब तक मैं इस शिखा को फिर से नहीं बांधूंगा। यह प्रतिज्ञा केवल मेरा व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, यह राष्ट्र का संकल्प है। इस अपमान और प्रतिज्ञा के बाद चाणक्य ने मगध छोड़ दिया। उन्हें एहसास हो चुका था कि इस महान कार्य के लिए उन्हें धनानंद जैसे अयोग्य राजा की नहीं, बल्कि एक समर्पित शिष्य की आवश्यकता है, जो उनके अखंड भारत के सपने को अपनी तलवार से साकार कर सके। अपनी तलाश में घूमते हुए उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त नामक एक युवा बालक से हुई। चंद्रगुप्त एक खेल में अन्य बच्चों के बीच राजा बनकर असाधारण समझदारी और न्याय के साथ समस्याओं का समाधान कर रहा था। चाणक्य ने उस बालक की तेज आंखों में नेतृत्व की जन्मजात क्षमता, अदम्य साहस और सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाने का निर्णय लिया, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कितनी भी साधारण क्यों न हो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाकर सालों तक कठोर और व्यापक प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण केवल तलवार चलाने और घुड़सवारी तक सीमित नहीं था, यह एक संपूर्ण शासक बनने की तैयारी थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को सैन्य रणनीति के हर पहलू से अवगत कराया, उन्हें कूटनीति डिप्लोमेसी की जटिलताओं को समझाया, सिखाया कि कैसे बिना युद्ध किए दुश्मनों को अपने पक्ष में किया जाता है और कैसे सहयोगियों को मजबूत रखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने उन्हें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान दिया, राज्य के वित्त का प्रबंधन कैसे करें, कैसे एक न्याय संगत कर प्रणाली स्थापित करें। पर सबसे महत्वपूर्ण, चाणक्य ने उसे राजधर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सिखाया कि राजा का सिंहासन सुख भोग के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा के लिए है। इस गहन प्रशिक्षण से चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक योद्धा नहीं रहे, वे कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और जनता के हितैषी बन गए। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने के लिए अपना पहला सैन्य अभियान शुरू किया। लेकिन जोश और अनुभव की कमी में उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी। उन्होंने सीधे नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया, जो सैन्य और प्रशासनिक रूप से सबसे मजबूत केंद्र था। उनका हमला बुरी तरह विफल रहा। उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा और गुप्त रूप से छिपना पड़ा। हार कर भागते समय वे एक गांव की झोंपड़ी में रुके थे। वहीं उन्होंने एक मां और उसके भूखे बच्चे की बातचीत सुनी, जिसने उनके जीवन की रणनीतिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। बच्चा गर्म रोटी के बीच से खाने लगा और उसका हाथ जल गया। मां ने बच्चे को प्यार भरी डांट देते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू क्यों चाणक्य जैसी नादानी कर रहा है? गर्म रोटी हमेशा किनारों से खानी चाहिए, बीच से नहीं। किनारे ठंडे होते हैं और तू सुरक्षित रूप से पेट भर सकता है। यह साधारण सी ग्रामीण कहावत चाणक्य के लिए रणनीति का महान दर्शन बन गई। उन्होंने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया। नंद साम्राज्य के केंद्र पाटलिपुत्र पर हमला करना रोटी के सबसे गर्म और शक्तिशाली हिस्से पर हमला करने जैसा था। सफलता के लिए उन्हें पहले साम्राज्य के किनारों, सीमांत प्रांतों को जीतना होगा, जहां दुश्मन कमजोर थे। इस रोटी के किनारे के सबक ने चाणक्य की पूरी युद्ध योजना को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अब धीमी, व्यवस्थित और अचूक रणनीति अपनाई। पहला कदम उन्होंने धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से नंद साम्राज्य के बाहरी सीमांत क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। इन क्षेत्रों को जीतने से उन्हें अपनी सेना के लिए नया बल, संसाधन और धन प्राप्त हुआ। दूसरा कदम उन्होंने चालाकी से नंद वंश की आपूर्ति और संचार लाइनों को काट दिया, जिससे मगध का केंद्र चारों ओर से कमजोर पड़ने लगा। तीसरा कदम उन्होंने नंद वंश के अत्याचारों से पीड़ित जनता के बीच विश्वास पैदा किया। जनता ने चंद्रगुप्त को मुक्तिदाता के रूप में देखा और उनका खुले दिल से समर्थन किया। चौथा कदम, जब नंद साम्राज्य पूरी तरह से कमजोर और घिर चुका था, तब चंद्रगुप्त के शौर्य और चाणक्य की अटूट कूटनीति ने मिलकर अंततः नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। पाटलिपुत्र पर मिली यह विजय केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं थी, यह अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की ऐतिहासिक जीत थी। इस महान विजय के बाद चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने अपनी खुली हुई शिखा को फिर से बांध लिया। यह न केवल उनके व्यक्तिगत अपमान का अंत था, बल्कि उनके अदम्य संकल्प की विजय और राजधर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर की स्थापना की। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया,
जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक इकाई में पिरोकर अखंड भारत की अवधारणा को पहली बार साकार किया। साम्राज्य की स्थापना के बाद चाणक्य ने प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर का पद संभाला। उनका कार्य अब केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि एक मजबूत, कुशल और चिरस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना था। इसी महान उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना अमर ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र केवल धन और वित्त के बारे में नहीं है, बल्कि यह शासन कला, विदेश नीति, लोक प्रशासन, सैन्य विज्ञान, कानून और अर्थव्यवस्था पर एक सर्वकालिक गाइडबुक है। इस ग्रंथ ने मौर्य साम्राज्य के लिए एक ठोस प्रशासनिक नींव रखी। अर्थशास्त्र का सबसे मौलिक सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत, जिसमें चाणक्य ने राज्य के 7 अनिवार्य और परस्पर जुड़े अंगों का वर्णन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक राज्य के स्थिर और समृद्ध होने के लिए इन 7 अंगों में संतुलन होना आवश्यक है। ये 7 अंग थे: राजा स्वामी, मंत्री अमात्य, क्षेत्र जनपद, किला दुर्ग, खजाना कोष, सेना दंड और मित्र सुहृद। उन्होंने सिखाया कि राजा को इन 7 अंगों को मजबूत और संतुलित रखना चाहिए। चाणक्य ने एक अत्यंत कुशल और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने एक न्याय संगत और कुशल कर संग्रह प्रणाली विकसित की, जिससे राज्य का खजाना हमेशा भरा रहे। उन्होंने कठोर लेकिन निष्पक्ष कानून बनाए, ताकि समाज में व्यवस्था और न्याय बना रहे। पर उनकी सबसे बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि थी गुप्तचर व्यवस्था, जासूसी तंत्र। इस तंत्र का उद्देश्य केवल बाहरी दुश्मनों पर नजर रखना नहीं था, बल्कि आंतरिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और जनता की वास्तविक पीड़ा को राजा तक पहुंचाना भी था, ताकि शासन हमेशा ईमानदार और प्रजा केंद्रित बना रहे। चाणक्य का दर्शन केवल बड़े राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं था। उनकी चाणक्य नीति में व्यक्तिगत जीवन, नैतिकता, प्रबंधन और सफलता के सूत्र समाहित हैं, जो आज भी हर पीढ़ी के लिए उतने ही सत्य हैं। नेतृत्व के संदर्भ में उन्होंने सिखाया कि नेता को हमेशा दूरदर्शी विजनरी होना चाहिए। उन्हें केवल वर्तमान की आग बुझाने में नहीं लगना चाहिए, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को पहले से भांपना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहस और बुद्धि का सही तालमेल ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि बिना बुद्धि के साहस केवल जल्दबाजी है। व्यक्तिगत जीवन की शिक्षाओं में उन्होंने सिखाया कि हमें कभी भी अपनी असफलता से डरना नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने अपनी पहली विफलता से रोटी के किनारे का सबक सीखा, हमें भी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि धन का संचय आवश्यक है, लेकिन उसका उपयोग हमेशा न्याय, धर्म और समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि समय सबसे बड़ा और सबसे कीमती संसाधन है और इसे कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य एक महान देशभक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु के सटीक विवरण भले ही इतिहास के पन्नों में विवादास्पद हों, पर उनका प्रभाव भारतीय इतिहास पर अमिट है। चाणक्य ने न केवल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि उन्होंने अखंड भारत की अवधारणा को पहली बार धरती पर साकार किया। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक इकाई में बांधा, जो आज भी भारत की सभ्यतागत पहचान की नींव है। उनकी नीतियां और विचार आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। उनकी कूटनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के सिद्धांत आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए मार्गदर्शक हैं। अर्थशास्त्र में बताए गए वित्त, कर और संगठनात्मक प्रबंधन के सिद्धांत आधुनिक कॉरपोरेट जगत के लिए भी अमूल्य हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक साधारण शुरुआत, अटूट संकल्प और सच्चे ज्ञान के साथ कोई भी व्यक्ति इतिहास को बदल सकता है और अपने राष्ट्र की सेवा कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी आचार्य चाणक्य की महागाथा, एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी जिसने अपमान को अपनी शक्ति बनाया, एक शिष्य को सम्राट बनाया और अपनी अद्वितीय बुद्धि से भारत के इतिहास को हमेशा के लिए गौरवान्वित किया। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने ज्ञान का सही उपयोग करें, अपनी असफलताओं से सबक लें और राष्ट्र के उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान दें।